हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ जो हमारे पास सिलेबस मेंशन किया गया है ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स का या फिर केवीएस एनवीएस का, जो भी सिलेबस हमें मेंशन किया गया उसमें फर्स्ट चैप्टर हमें मेंशन किया गया है सेट। तो हम आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी वाले पार्ट की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आने वाले टाइम में थ्योरी भी अपलोड हो जाएगी और उसके साथ उसी के जैसे जो थ्योरी की वीडियो आएगी उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड जो हमारे पास पीवाईक्यूज होंगे वो भी सेम डे पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो देखिए आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि हमें ये बताना है कि क्या है, मतलब किस तरीके का सेट है। तो पहले देखिए, बेसिकली हम है ना 4 टाइप से सेट को डिवाइड करते हैं, वन बाय वन एक एक को समझते हैं। फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं ओपन सेट। ओपन सेट बोलते हैं। ओपन सेट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन सेट का मतलब होता है जैसे ए कोमा बी। इसका मतलब ये होगा कि नंबर लाइन पे अगर मैं लिखूं, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ये सेट बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है क्या नहीं कंटेन कर रहा। ये ए को कंटेन नहीं कर रहा, ये बी को कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन इसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर आ रहे हैं। जहां से ओपन बोल रखी है ना, जहां पर ओपन है, बेसिकली वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहे। दैट इज वी कैन से दिस इज ओपन सेट। ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर पर आता है मेरे पास इसी में क्लोज्ड सेट। एक हमारे पास आता है क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट, अगर नंबर लाइन पे इसकी बात करें तो नंबर लाइन पे देखिए सपोज ये ए है और यहाँ पर ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम ये यहाँ पर ओपन बोल नहीं, यहाँ पे क्लोज्ड बोल आएगी और यहाँ पर भी क्लोज्ड बोल आएगी, और इसको हम यहाँ इसके बीच के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। और थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास सेमी ओपन बोल सकते हैं हम। सेमी ओपन बोल सकते हैं, सेमी ओपन सेट बोल दीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं सेमी क्लोज्ड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। सेमी ओपन सेट बोल सकते हैं या फिर हम सेमी क्लोज्ड सेट बोल सकते हैं। ये हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरफ से तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट देनी है और दूसरी तरफ से मुझे ओपन ब्रैकेट देनी है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। या फिर ए से आपने ओपन ब्रैकेट दे दी और बी से आपने क्लोज ब्रैकेट दे दी। ये दोनों ही हमारे पास सेमी ओपन सेट भी बोला जा सकता है इसे, और सेमी क्लोज सेट भी बोला जा सकता है, जो भी ऑप्शन दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें भी हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए, एक बार उनको वन बाय वन समझते हैं। देखो, मैथमेटिकली अगर मुझे इस तरीके से लिखना हो, एक तो मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ फर्स्ट, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जहां पर ओपन किया हुआ है ना, उसका मतलब है कि वो इंक्लूड नहीं है। और अगर मैं इसे इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पहली बात तो एक्स आ रहे हैं जो ए से बड़े हैं बी से छोटे हैं। इक्वालिटी की फॉर्म में मैं ओपन सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ कि मतलब, अब देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज करिए ना, इसका देखो दो तरह की इनइक्वालिटी होती है। ए तो मैं ऐसे लिखती हूँ, एक मैं इस तरीके से लिखती हूँ। इसका मतलब होता है कि जो x है वो स्ट्रिक्टली a से छोटा है, और इधर का मतलब होता है कि या तो x a के इक्वल है या फिर x a से बड़ा है। ओपन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हमने यूज करी है। सिमिलरली अगर मुझे क्लोज्ड सेट को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटीज, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, x लेस देन इक्वल टू b, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से देखना कि पहले तो x आ रहे ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट उसने ए और बी के बीच के ले लिए हैं, और इक्वालिटी लगाई गई है ए और बी पे, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब कि वो ए को भी ले रहा है और बी को भी ले रहा है। इन द सेम वे हम थर्ड जो हमारे पास है सेमी ओपन सेट या सेमी क्लोज सेट, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जहां पर भी मुझे क्लोज्ड ब्रैकेट दिखाई देगी ना, वो एलिमेंट तो उस सेट का पार्ट बनेगा, और जहां से ओपन ब्रैकेट दिखाई देगी वो एलिमेंट उस सेट का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कि मैंने लिख दिया 1 से 2, तो इसका मतलब है कि इस सेट और जो 1 से 2, हाँ, इसका मतलब है कि इस सेट में 1 से लेकर सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 से लेकर सारे एलिमेंट आप लिख दोगे, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा। 1 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, 2 पे ओपन रहेगा।
ठीक है। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था उसमें ये पूछा गया था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा सेमी क्लोज्ड की कैटेगरी में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना देके ऐसे दे देता तो फिर ये बनता मेरे पास ओपन सेट बन जाता, ठीक है। और अगर ये ऐसे ना देके इस तरीके से दे देता तो ये बन जाता मेरे पास क्लोज्ड सेट बन जाता। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट। देखो इन्फीमम और सुप्रीमम को डिस्कस करने से पहले हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं फिर ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दो टर्म, एक टर्म आती है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास जो होती है हमारे पास लोअर बाउंड, और सेकंड टर्म मेरे पास जो इसी में हम कोइन करते हैं दैट इज अपर बाउंड। सुप्रीमम और इन्फीमम को समझने से पहले मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि लोअर बाउंड अपर बाउंड, और इसी के साथ तीसरी टर्म एक और लिख लेती हूँ मैं, लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट और फोर्थ आता है मेरे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ये चीजें क्या है, इनमें क्या अंतर है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। इनको समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या है इनका मतलब। पहली बात देखिए, लीस्ट एलिमेंट का मतलब होता है किसी भी सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है। सेट का, सेट है एक सेट आपको दे रखा है, उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। और वो सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। इन द सेम मैनर ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होएगा कि एक सेट दे रखा है आपके पास, उस सेट का जो सबसे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, उसे आप क्या बोलोगे, वो आपके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट बनेगा। और वो आपके पास क्या बनेगा, सबसे बड़ा एलिमेंट है वो, और वो भी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, होना चाहिए, सेट का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो इस सेट का लीस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, लीस्ट एलिमेंट है मेरे पास, वो है मेरे पास 1। और इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, ग्रेटेस्ट एलिमेंट मेरे पास क्या बनेगा इसका भाई, ग्रेटेस्ट एलिमेंट मेरे पास बनेगा 4, ठीक है। लीस्ट एलिमेंट क्या बना 1 और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या बना 4। यहाँ पर ध्यान रखना है कि लीस्ट एलिमेंट और जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट का पार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि अभी सुप्रीमम इनफीमम पे आया, वो पूछने के लिए लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट पे भी पूछ सकता है, दैट्स वाई अब पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा अच्छे से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए इसी में अब हम लोअर बाउंड के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट था हमारे पास लोअर बाउंड वाली चीज पे। तो लोअर बाउंड देखिए, लोअर बाउंड क्या था हमारे पास, एक था हमारे पास लोअर बाउंड और एक था अपर बाउंड। अब देखो अगर मैं इसके नाम से इसकी सेंस को समझूं, लोअर मतलब बाउंड क्या होता है, किसी को बाउंड कर देना ना, मतलब लो बाउंड कर देना मतलब बाउंडेशन दे देना। लोअर बाउंड मतलब जो नीचे से बाउंड कर रहा हो, और अपर बाउंड मतलब जो ऊपर से बाउंड कर रहा हो, ठीक है। इस तरीके से लोअर बाउंड का मतलब होता है, लोअर बाउंड ऑफ ए सेट हमारे पास क्या होती है ये समझिए। किसी भी एलिमेंट, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक आपके पास क्या है नॉन एम्प्टी सेट दे दिया, तो कोई भी एलिमेंट x, अब ये x जरूरी नहीं इसके अंदर का पार्ट हो, x कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, अभी हम रियल में बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में नहीं, अभी रियल में बात करें तो x हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर में बात कर रहे हैं, x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, v से हम कहेंगे कि x इज लोअर बाउंड, x मेरे पास लोअर बाउंड होगी, कब होगी, जब जो भी सेट के एलिमेंट है ना, जितने भी सेट के एलिमेंट हैं, सपोज कर लीजिए सेट के एलिमेंट है मेरे पास, सेट के एलिमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एल से, सेट के एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एल से, सेट के एलिमेंट मेरे पास इससे बड़े हो, सेट के एलिमेंट मेरे पास किससे बड़े हो, एक्स से बड़े हो, तो एक्स मेरे पास क्या कहलाएगी, मेरे पास ये एक्स को मैं बोल दूंगी कि ये मेरे पास लोअर बाउंड कहलाएगी,
ये बात क्लियर हो गई है ना? आई थिंक कि भाई मैं अगर किसी भी एलिमेंट को किसी सेट का लोअर बाउंड बोल रही हूँ ना, तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि भाई सेट के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। ठीक है, इन द सेम मैनर यहाँ पर हम एक बार अपर बाउंड की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि ऐसे ही हमने एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ले लिया हमने, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भाई यू कोई भी मेरे पास, अब यू कोई भी एक एलिमेंट है जो आर में बिलोंग कर रहा है, तो मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास यू से, अगर मेरे पास यू जितने भी सेट के एलिमेंट है, सेट के एलिमेंट को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सेट के सारे एलिमेंट अगर मेरे पास यू से छोटे हैं, यू से छोटे हैं, तो यू मेरे पास क्या कहलाएगी, यू मेरे पास अपर बाउंड कहलाएगी, यू मेरे पास किसका काम करेगी, अपर बाउंड का काम करेगी। ठीक है ना? आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय अपर बाउंड एंड व्हाट डू वी मीन बाय लोअर बाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड, देखिए यहाँ पर मैंने कभी ये मेंशन नहीं किया कि ये सेट का पार्ट होना चाहिए, सेट के बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सेट के अंदर बिलोंग करे, ये सेट के अंदर भी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अभी एग्जाम्पल करेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, वहां से और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट को अगर मैं लोअर बाउंड बोल रही हूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन लगेगी कि भाई सेट के सारे एलिमेंट है ना उससे बड़े होने चाहिए, और अगर मैं किसी एलिमेंट को अपर बाउंड बोल रही हूँ तो सारे सेट के सारे एलिमेंट, जिस एलिमेंट को मैं अपर बाउंड बोल रही हूँ, सपोज मैं यू को अपर बाउंड बोल रही हूँ, तो अपर बाउंड से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अब ये चीज आ गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है वहां चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो मुझसे अपर बाउंड लोअर बाउंड के बारे में नहीं, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है इनफीमम और सुप्रीमम के बारे में। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब हमने ये समझ लिया कि भाई लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है। अब इसके बाद आता है हमारे पास ये कि ये वाली चीज के बारे में समझते हैं कि भाई ये क्या होता है, सुप्रीमम और इनफीमम क्या होता है। इनफीमम होता है बेसिकली, इनफीमम हमारे पास होता है, इनफीमम, हाँ, इनफीमम होता है किसी भी सेट का जो हमारे पास ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है ना, उसे हम इनफीमम बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को मैं इनफीमम बोलती हूँ। और जो सुप्रीमम होता है बेसिकली, सुप्रीमम जिसको मैं बोलती हूँ, सुप्रीमम बोलती हूँ मैं लीस्ट अपर बाउंड को, लीस्ट अपर बाउंड को मैं क्या बोलती हूँ, सुप्रीमम बोलती हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है आपके पास। इनफीमम आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है किसी सेट का, और सुप्रीमम आपके पास लीस्ट अपर बाउंड होता है किसी भी सेट का। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं, देखो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में मुझे जो सेट दे रखा है वो 1/n दे रखा है, और यहाँ पर n जो मेरे पास बिलोंग कर रहा है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेट को लिखते हैं एक बार, n की जगह वैल्यू पुट करोगे तो सेट हमारे पास पूरा आ जाएगा सामने। तो ये क्या दे रखा है, 1, फिर हमारे पास आएगा 1/2, फिर मेरे पास आएगा 1/3 अप टू सो ऑन। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलिमेंट किस तरीके से दिख रहे हैं भाई, एलिमेंट मुझे दिख रहा है कि पहला एलिमेंट था यहाँ पर 1, फिर यहाँ आया, सपोज यहाँ पर 0 है कहीं पे, हाँ, ये बीच में आ गया 1/2, फिर ये 1/3 इधर की तरफ अप्रोच करता गया। अब होगा क्या इस सेट में, ये सारे के सारे एलिमेंट है ना इधर की तरफ जाते जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर जाते जाएंगे। अब आप देखो, 0 से नीचे तो कभी नहीं जाने ना, 0 से नीचे तो कभी नहीं जाने, 0 से नीचे तो कभी जाएंगे ही नहीं। 0 से नीचे कब जा सकते हैं, जब एलिमेंट नेगेटिव आए, और जब आप n की वैल्यू डाल ही पॉजिटिव रहे हो तो नेगेटिव कैसे आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो मेरे को क्या समझना है कि इनफीमम और सुप्रीमम के बारे में पता करना है। मुझे अगर ये पता चल जाए कि लीस्ट लीस्ट अपर बाउंड क्या है, तो मैं सुप्रीमम के बारे में पता कर लूं, और मुझे अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में पता चल जाए तो भाई मैं इनफीमम के बारे में बता दूं। पहले मुझे लोअर बाउंड पता चल जाए, लोअर बाउंड से फिर जो ग्रेटेस्ट होगी वो मैं निकाल दूंगी। अब देखना यहाँ पर हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट है ना सारे के सारे, वो सारे के सारे छोटे होते जा रहे हैं और 0 के पास जा रहे हैं, लेकिन 0 से छोटा नहीं जा रहा। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो बोल सकती हूँ कि इस सेट के सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं। इसको इस तरीके से भी तो बोला जा सकता है ना कि सारे के सारे एलिमेंट हैं जो इस सेट के, वो 0 से बड़े हैं। तो इस सेट की जो लोअर बाउंड हो गई
वो कितनी हो गई, जीरो हो गई ना। इस सेट की जो लोअर बाउंड हो गई वो क्या हो गई, जीरो हो गई। ये वाली चीज आई थिंक सभी को समझ में आई होगी, जीरो हो गई। ठीक है, अब जीरो हो गई, अब मुझे देखना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब जो होगी सबसे बड़ी लोअर। अब देखो जीरो हो गई तो जीरो से छोटे, -1 भी तो इसकी लोअर बाउंड होगी, -1 से भी तो सारे एलिमेंट इससे बड़े ही होंगे, -1 से भी बड़े होंगे, तो जो सबसे बड़ी होएगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इन्फीमम, मतलब क्या इन्फीमम, वो मेरे पास कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब देखो मुझे क्या चाहिए, सुप्रीमम के बारे में बात करनी है। अब सुप्रीमम देखो कैसे निकालोगे, पहले मुझे अपर बाउंड पता चल जाए। अपर बाउंड क्या है मेरे पास, अपर बाउंड है 1, क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट क्या है, छोटे। जिस एलिमेंट, कोई अगर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और वो सेट का एलिमेंट नहीं भी हो सकता। ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट हमेशा सेट के एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो अगर हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 1 मेरे पास क्या काम कर रहा है, 1 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो ये तो मुझे समझ में आ गया, 1 मेरे पास है ना अपर बाउंड है, अपर बाउंड है। अब 1 देखो, 1 से छोटे हैं तो 1 के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी एलिमेंट होंगे, उनसे भी तो सेट के सारे एलिमेंट छोटे ही होंगे। भाई सारे के सारे एलिमेंट जब 1 से छोटे हैं तो 1 के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे इनसे भी तो छोटे ही होंगे। अब इन सब में जो सबसे छोटी अपर बाउंड है वो मेरे पास क्या कहलाती है, इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है, इनमें सबसे छोटी अपर बाउंड को मैं क्या बोलती हूँ, सबसे छोटी अपर बाउंड को मैं क्या बोलती हूँ, दैट इज कॉल्ड सुप्रीमम। उसी को ये तो हम सुप्रीमम बोलते हैं। तो 1 2 3 ये सारी की सारी अपर बाउंड, उनमें सबसे छोटी क्या है, 1, तो इसकी सुप्रीमम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास कि हम कैसे अपर बाउंड के बारे में पता करते हैं, कैसे लोअर बाउंड के बारे में, कैसे इन्फीमम और कैसे सुप्रीमम के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसको करने के लिए है ना आप और भी तरीके से जा सकते हो, मतलब शॉर्टकट वगैरह भी लगा सकते हो, बट अभी वो करने का टाइम नहीं है, एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझ ले, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है कि मेरे पास ये सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस मुझे क्या दे रखी है, 1 प्लस में -1 की पावर n दे रखी है, और मुझसे ये पूछा गया है कि मुझे ये बताना है कि ओसिलेट फाइनाइटली है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। ये देखो, अब हम सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, इसमें डिटेल वीडियो आएगी हमारे पास, उसमें हम ना पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जेंट क्या, डाइवर्जेंट क्या, ओसिलेट फाइनाइटली क्या, ओसिलेट इनफाइनाइटली क्या। अभी के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, किसी भी सीक्वेंस को मैं कन्वर्जेंट कब बोलती हूँ, कन्वर्जेंट हम बोलते हैं, पहली बात तो जो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है कि उसके पास है ना यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। यूनिक लिमिट पॉइंट का मतलब एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए, और अगर वो कन्वर्जेंट नहीं होती तो हम डाइवर्जेंट पे चले जाते हैं। और ओसिलेट फाइनाइटली और ओसिलेट इनफाइनाइटली मतलब कि ओसिलेट फाइनाइटली, ओसिलेट करना मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमते रहना, ओसिलेट करते रहना। ठीक है, एक ही वैल्यू, मतलब एक से एक या एक से ज्यादा वैल्यू, बार बार वही वैल्यू ऊपर नीचे घूम रही है, तो ओसिलेट हो रहा है। फाइनाइटली मतलब वो कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले रहा, मतलब इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ नहीं जा रहा। और इनफाइनाइटली का मतलब वो ओसिलेट इनफाइनाइटली में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो, और इसमें अगर वो सिर्फ कोई नंबर शो कर रहा है तो 1 2 3 इस तरीके से, देखो इस क्वेश्चन में आएगा समझ में क्या कह रखा है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर हम देखें इसको लिखेंगे कैसे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बिना सिंप्लीफाई करे ये क्वेश्चन नहीं होगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है भाई, n की जगह फर्स्ट आप रखोगे 1, जब आप 1 रखोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की जगह पहले 1 2 3 4 इधर से स्टार्ट करोगे, a1 निकालो, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, a1 a2 a3 इस तरीके से तो बनती जाएगी। फिर इसके बिहेवियर को देख के मैं बताऊंगी कि सीक्वेंस है वो मेरी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट फाइनाइटली है, ओसिलेट इनफाइनाइटली है। तो अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर पहले a1 निकालिए, a1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर n दे रखा है वहां पर 1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 1 कितनी आएगी, -1 ही हो जाएगी, तो 1 -1 ये कितना हो गया, 0 हो गया। a2 n की जगह रख दीजिए 2, तो 1 प्लस में -1 की पावर 2, तो ये कितना आएगा 1
-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, तो 1 + 1 ये कितना होएगा 2। A3 तो ये हमारे पास क्या होएगा 1 प्लस में -1 की पावर 3 रख देंगे तो ये आएगा 1 और फिर -1 की पावर 3 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास 0। फिर 4 रखेंगे, ज़्यादा नहीं, पता चल जाएगा मतलब थोड़ी वैल्यूज में कि क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ये 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो मेरे पास सीक्वेंस क्या बन रही है 0 2 0 2 अप टू सो ऑन, इस तरीके से मेरे पास सीक्वेंस बनती हुई जा रही है। अब देखो सीक्वेंस हो गया, मतलब अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की हम कोशिश करते हैं, कर क्या रही है ये कुछ ऐसे ही तो बिहेवियर शो कर रही है। पहले 0 पे गई, मतलब A1 यहाँ पर मान लो A1 ये पहले 0 पे गई, फिर 0 के बाद ये कहाँ चली गई, सपोज ये 2 है, ये 2 पे गई, फिर ये 0 पे गई, फिर ये 2 पे गई, 0 2, इस तरीके से ही तो हो रही है, 0 2 0 2 0 2 ऐसे ही तो कर रहा है। तो ये इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है ना, अगर हम सोच रहे कि भाई कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज देखो, इनफाइनाइट तो नहीं जा रही। देखो अगर सिर्फ इसमें एक मतलब किसी एक नंबर की तरफ जाती हुई दिखाई देती तो कन्वर्जेंट होती, तो कन्वर्जेंट तो भाई नहीं है क्योंकि एक नंबर की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रही। कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट भी नहीं है। अब दो ऑप्शन आते हैं, ओसिलेट इनफाइनाइटली है, ओसिलेट फाइनाइटली है। ओसिलेट तो कर रही है, ओसिलेट मतलब पहले 0 2 फिर 0 2 0 2 0 2, ओसिलेट तो कर ही रही है ना। बात आती है कि फाइनाइटली कर रही है इनफाइनाइटली कर रही है। इनफाइनाइटली तब करती अगर ये इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी कुछ ऐसा आ रहा होता तो ओसिलेट इनफाइनाइटली का केस भी गया। 0 2 0 2 0 2 आ रही है, हाँ तो ये क्या आ जाएगा फाइनाइटली कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये केवीएस पीजीटी 2023 में पूछा गया था, काफी बढ़िया क्वेश्चन और इजी भी है बहुत। इसमें क्या पूछा गया, इसमें सेट थ्योरी के कुछ एग्जाम जो हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं ना उनको डायरेक्ट यूज किया गया और कुछ इसमें किया ही नहीं गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है एन ओ यू, मतलब इधर हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली इसको। यूनिवर्सल सेट की जो कार्डिनैलिटी दे रखी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं यूनिवर्सल सेट में, वो मुझे कितने रिप्रेजेंट करके दे रखे हैं 30, जो दे रखा है ना पहले तो उसको देखो। और ये ए कॉम्प्लीमेंट की बात करी गई है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट में कितने दे रखे हैं 15। तो मैं एक बात बताओ मुझे निकालना क्या है बेसिक, अच्छा जो सब कुछ दे रखा है ना पहले वो लिख लेते हैं। ये दे रखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने दे रखे हैं भाई 5 दे रखे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने दे रखे हैं भाई 3 दे रखे हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में निकालना है कितने होंगे। तो देखो किस तरीके से सोच सकते हैं। पहली बात तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट में दे रखे हैं तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात कर सकती हूँ ना। कैसे कर सकती हूँ, हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए मतलब ए अगर मुझे निकालने हैं, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में दे रखे हैं तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जो यूनिवर्सल सेट में माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 15, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं है इसमें, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट से हमने क्या निकाले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में निकाली। क्लियर। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में कैसे क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं हमारे पास 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं हमारे पास 5, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 3। 15 और 5 20, 20 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 17, तो इसका करेक्ट आंसर होएगा हमारे पास 17। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में वो बोल रहा है कि कोई सर्वे किया गया है, सर्वे कितने बच्चों का किया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एक सर्वे किया गया है 400 बच्चों का सर्वे किया गया है किसी स्कूल में, किसी स्कूल के 400 बच्चों का सर्वे किया गया है, और मुझे ये मिला है कि जो 100 बच्चे हैं ना वो चाय पी वो कॉफी पीते हैं, 150 बच्चे हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं, और 75 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं। तो उसने कहा कि हाउ मैनी स्टूडेंट नाइदर लाइक टू कॉफी और नाइदर कॉफी नॉर टी, मतलब ना उनको चाय पसंद ना उनको कॉफी पसंद। ये देखो कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो मैं मान लेती हूँ कि जो टोटल बच्चे हैं ना उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यू से, यूनिवर्सल सेट से यू से, जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो 400।
ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। कॉफी जो पीते हैं, सपोज वो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स कॉफी, जो हमारे पास कितना हो गया है 100। नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चाय को लाइक करते हैं, टी, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है 150 से। ठीक है, और उसने बोला है क्वेश्चन में 75 ऐसे भी है जो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, मतलब सी इंटरसेक्शन टी, जो किसको पसंद करते हैं, कॉफी को भी पसंद करते हैं और इसको भी पसंद करते हैं 75। हाउ मैनी स्टूडेंट हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं, मुझे ये बताना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे। ठीक है, पहली बात तो देखो मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन, सॉरी सी नहीं, ए नहीं, सी। देखो जो चाय पसंद नहीं करते उसको मैं किससे लिखूंगी, कॉम्प्लीमेंट से, जो चाय पसंद नहीं करते। इंटरसेक्शन, जो को कॉफी भी पसंद नहीं कर, सॉरी कॉफी नहीं पसंद करते, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ना ही वो चाय पसंद करते। ये चीज निकालनी है, जो कॉफी भी पसंद नहीं करते और जो चाय भी पसंद नहीं करते, मुझे वो निकालना है। तो देखो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले देखो कैस क्या इसमें क्या सोचना चाहिए हमें निकालने के लिए। देखो पहले हम यहाँ पर यूज, इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है, देखो उसका हेल्प से 2 मिनट का क्वेश्चन है, यूं ही हो जाएगा कि ए यूनियन बी का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है, बेसिकली वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं आप, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बात सेम है। तो मुझे अगर ये फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं अगर ये फाइंड कर लूँ तो मेरे पास तो यही आ जाएगा, है ना। तो चलो इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर ये निकल जाएगा मेरे पास। यही तो होता है डिमॉर्गन्स लॉ, है ना। एक तो ये वाला एक ये स्टेटमेंट होती है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसी को उल्टा कर दो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी हमसे पूछा गया है कि ना तो वो कॉफी लाइक करते ना वो चाय लाइक करते, तो इधर से जाएंगे हम। तो देखिए पहले मैं क्या निकाल लेती हूँ, ये मैं ये यूज करने वाली हूँ, डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करने वाली हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी निकाल लूँ मैं, बेसिकली सी यूनियन टी निकाल लूँ, और मैं उसका निकाल देती हूँ कॉम्प्लीमेंट। जो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना तो चाय लाइक करते ना वो कॉफी लाइक करते। ठीक है, तो देखिए करेंगे। देखो अब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं निकालती हूँ। पहले मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी यूनियन टी, ये निकालना है। तो निकालना, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ सी प्लस में एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये बनेगा। एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 100, और एन ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 150, एन ऑफ टी की वैल्यू 150 और माइनस 75, ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 175। ठीक है, ये ऐसे बच्चे आ गए हैं जिसके अंदर हमने वो कलेक्शन ले लिया है सी यूनियन टी का, चाय और कॉफी वाला। आइदर चाय लाइक करते हैं और कॉफी और टी लाइक करते हैं, वो आ गए इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ना तो चाय लाइक करते ना कॉफी लाइक करते, तो बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मुझे निकालना है सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास हो जाएगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, एन ऑफ यू, मतलब टोटल बच्चे जो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको मैंने यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया था यू का, वो 400। और जो या तो चाय लाइक कर रहे थे या कॉफी लाइक कर रहे थे वो कितने थे 175। तो 400 माइनस 175, ये वैल्यू कितनी हो गई 225। मतलब 225 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ना तो चाय पसंद, जिन्हें और ना ही कॉफी पसंद। ये तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके से करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ का हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाख ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन है, कुछ इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि एक सर्वे शो करता है कि 54% ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ए स्कूल लाइक टू रीड शॉर्ट स्टोरी, वेयर एज 62% जो बच्चे हैं वो पोएम पढ़ना पसंद करते हैं। तो मुझे बताना है कि कितने परसेंट बच्चे हैं, एक्स परसेंट कितने परसेंट बच्चे हैं जो ना तो वो सॉरी जो ऐसे कितने बच्चे हैं जो शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम पढ़ना पसंद करते हैं। देखो सपोज कर लो कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों को जो लाइक करते हैं, हु लाइक्स शॉर्ट स्टोरीज, जिनको क्या पसंद है भाई, शॉर्ट स्टोरीज पसंद है। ठीक है,
और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है हु लाइक हु लाइक्स टू रीड पोएम, जिन्हें क्या पढ़ना पसंद है भाई, पोएम पढ़ना पसंद है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे वो बच्चे बता दो जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू की बात कर रहा है ना, मुझे ये बताना है इसमें, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इसने बोला 54% ऑफ द स्टूडेंट, कैसे भी कर सकते हो, मैं इसको इस तरीके से मान रही हूँ, लेट करती हूँ जो टोटल स्टूडेंट है ना, जो टोटल स्टूडेंट है ए यूनियन बी करके, जो टोटल स्टूडेंट है जो कुछ एक तो लाइक कर रहे होंगे, वो मेरे पास 100 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ए, उसने बोला था 50%, 54% ऑफ द स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट का। तो नंबर ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा था जो बच्चे स्टोरी पढ़ना पसंद कर रहे थे, जो स्टोरी पढ़ना पसंद कर रहे थे, 54%, 100 का 54% कितना हो जाएगा, 54। और एन ऑफ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जो पोएम पढ़ना पसंद कर रहे थे, तो 62% है वो, तो ये कितना हो जाएगा, 62। मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये बनेगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, और ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम सभी की वैल्यूज को पुट कर देंगे, ए यूनियन बी की जगह कितने टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास, 100। और 100 में से ही है, 100 में से ही बच्चे ऐसे हैं जो इसको लाइक करते हैं, जो इसको लाइक करते हैं, हमें निकालना है जो दोनों को लाइक करते हैं, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी वो 16 निकल कर आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसको देखते हैं। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, इसमें मुझे ये दे रखा है, फॉलोइंग सेट मुझे दे रखे हैं, ए है, बी है, ये सी और ए के नल सेट भी दे रखा है। तो मुझसे पूछा गया है कि क्या है, पहले तो देखो समझो, सारे साइन का कुछ ना कुछ मतलब है। अगर 5 बिलोंग करता है बी के अंदर, एक ये साइन होता है, इसका मतलब होता है कि 5 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। बिलोंग करना मतलब वो उसका एलिमेंट होना, बिलोंग्स करना का मतलब क्या है, एलिमेंट होना। जैसे मैं कहूँ 1 2 3, मैंने एक ये लिख दिया, तो 1 सपोज ये ए सेट ही है, ए तो यहाँ पे ले रखा है ना, तो मैं कुछ और ले लेती हूँ जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं दूसरा नाम ले लेती हूँ, ई ले लेती हूँ सपोज। मैंने लिखा 1 बिलोंग कर रहा है ई के अंदर, 1 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ई के अंदर। तो इसका मतलब पता है क्या, 1 बिलोंग कर रहा है ई के अंदर, 1 इसका एलिमेंट है, 1 इसका एलिमेंट है। 2 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, मतलब 2 इसका एलिमेंट है, ठीक है। एक तो ये समझ में आया, मैं इसके सारे सबसेट लिखती हूँ, इसके सबसेट लिखे मैंने 1 2 3, एक तो 5 भी बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, फिर बनेगा 2 3 बनेगा, फिर बनेगा 1 3 बनेगा, और लास्ट ही फिर खुद बनेगा 1 2 3 बनेगा, ठीक है। अब देखो सारी, ताकि ये सब चीजें फिर क्लियर हो जाएगी और ये क्वेश्चन कुछ बचेगा ही नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ बेसिकली, बस ये समझने का ही है। बिलोंग्स का मतलब समझ में आ गया। जैसे सपोज ये तो पावर सेट बना है ना मेरे पास, दिस रिप्रेजेंट पावर सेट ऑफ ई, मतलब सारे जो किसी सेट के सारे सबसेट को जो कंटेन करता है उस सेट का नाम होता है पावर सेट, जो कंटेन करता है। देखो अब मैं यहाँ पर ये लिखूंगी, ये है ना इस पावर सेट का एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट इस पावर सेट का है ना, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। जब किसी एलिमेंट को बताना हो कि वो उसका मतलब किसी सेट को बताना हो कि मैं उसका एलिमेंट हूँ, तो ये इस तरीके का साइन, ठीक है। जैसे 1 इसका एलिमेंट है, ओके। नाउ अब देखो ये 1 किसका सबसेट है, ये सारे के सारे सबसेट ही तो है, ये ऑल पॉसिबल सबसेट थे, ऑल पॉसिबल सबसेट है किसके, ऑफ ई के है ना, जो मैंने एक ई लेके चली हूँ सेट, उसके सारे पॉसिबल सबसेट है, इसके अलावा कोई और सबसेट नहीं बनेंगे इसके, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना हो कि जैसे सपोज कर लो ये वाला लिखना है कि E1 ई का सबसेट है, मुझे लिखना हो E1 किसका सबसेट है, ई का सबसेट लिखना है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना लिखूंगी, मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं कैसे लिखूंगी, E1 इज ए सबसेट ऑफ ई, ये यूज किया जाएगा, E1 इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है। और अगर मुझे ये लिखना हो कि E1 P ऑफ ई का एलिमेंट है, मुझे क्या लिखना है, P ऑफ ई का एलिमेंट है, तो मैं क्या लिखूंगी, E1 बिलोंग्स टू P ऑफ ई, ठीक है। एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू और सबसेट के लिए ये वाला सेट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगी। अब क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, उसको समझ लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए हमें 1 3 दे रखा है, ये 1 5 9 दे रखा है, ये 1 3 5 7 9 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले देखो उसने बोला फाइव किसमें बिलोंग करता है, भाई फाइव इसका एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या, इसके अंदर इसके एलिमेंट क्या है, 1 5 9, फाइव इसका सबसेट होता है, फाइव हर किसी का सबसेट होता है, लेकिन इसमें एलिमेंट थोड़ी ना है, वो इसका सबसेट है, तो ये गया, ठीक है। ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, पहली बात सबसेट होने के लिए उसका एलिमेंट तो हो, ये इसका सबसेट बन सकता है क्या, 1 3 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है बी का, तो सबसेट कहां से बनेगा, गलत, डन, ठीक है। अब पहले इस पे बात करो, डी पे, ए बिलोंग्स टू सी, क्या ए सी में बिलोंग करता है, ए सी में बिलोंग करता है मतलब पहले तो देखो सी में एलिमेंट कैसे है भाई, मेरे पास सी में एलिमेंट है 1 3 5 7 9, उसने बोला कि क्या ए सी में बिलोंग करता है, ये ऑप्शन ये बताना ही सही है गलत है, ध्यान से समझना, इसमें सबसे बड़ी गलती होने की चांसेस है। भाई ए के एलिमेंट मेरे पास 1 3 है, ए में मेरे पास ये है, और सी मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सी मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर ए को इसके अंदर बिलोंग होना है ना, अगर ए को इसके अंदर जाना है तो वो ऐसे लिखा होना था, ऐसे एक पूरा एक एलिमेंट ऐसे लिखा होना था, ऐसे लिखा होता, बट आप ही मुझे बताओ क्या ऐसे यहां पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, सी ऑप्शन बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज देख लेना, ये वाला लास्ट ऑप्शन था ना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना हार्ड नहीं है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ लास्ट वाला ऑप्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा वरना इसमें, देखो ये डी ऑप्शन पता है क्यों डिस्कार्ड किया है, डी ऑप्शन में बोला गया है कि ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, ए में है 1 3, और सी के अंदर एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9, भाई ए के जो एलिमेंट है वो कौन है, अकेला 1 2 3 4, 1 3 5 7 9, क्वेश्चन में बोला गया कि ए बिलोंग करना चाहिए सी के अंदर, क्या है क्या ऐसा, वो मतलब बेसिकली पूछ रहे हैं। अब आप देखो ए बिलोंग करेगा सी, अभी मैंने समझाया था ना कि बिलोंग का मतलब कि भाई वो उसका एलिमेंट होना चाहिए, सी का एलिमेंट होना चाहिए था पूरा का पूरा इस तरीके से 1 3, अलग से नहीं, ये तो अलग ही चीज हो गई, मतलब ऐसे नहीं ये 1 अलग और ये 3 अलग, ऐसे नहीं, मतलब ऐसा पूरा का पूरा इसी के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए था, मतलब ऐसा लिखा होना चाहिए था, मैं लिख के बताती हूँ 1 3 5 7 9, तो ये हो जाता, तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसे लिख रखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।